उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लेट्स टॉक के इस अगले प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद। उमुल बनीन हमारे साथ दोबारा से मौजूद हैं। प्रोग्राम का टॉपिक सेम, एकेडमिक्स इन पाकिस्तान जो है वो उसी पे हम बात करेंगे। आप सबको हम दोनों की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और आज का जो टॉपिक स्पेसिफिकली हमने चूज किया वो है ऑनलाइन लर्निंग, और इसको स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू पे हम इसमें बात करेंगे और इसके ऊपर देखेंगे कि जो ऑनलाइन लर्निंग है वो उनको कैसे इम्पैक्ट कर रही है, नंबर वन। और नंबर टू, ऑनलाइन लर्निंग के उनको क्या फायदे और नुकसानात हो रहे हैं इस पूरा जो हमारा एक सिलसिला चला था पेंडेमिक का, उसके अंदर। सो बनीन, अब आप हमें ये बताइए कि आपका जो एक यूं कह लें कि तज्जिया रहा या तजर्बा रहा ड्यूरिंग पेंडेमिक, उसमें ऑनलाइन लर्निंग के जो मेन चैलेंजेस थे, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, यूं कह लें ग्रेड 2-3 के बच्चे जो हैं जिनको असिस्टेंस चाहिए होती है टीचर या पेरेंट की तरफ से, उनको किस किस्म के चैलेंजेस आपके तज्जिए में उन्होंने फेस किए, और आपके ख्याल में वो किस किस्म के मसाइल थे जिनके ऊपर फोकस किया जा सकता है, जिनको एड्रेस किया जा सकता है? 2020 के स्टार्ट में जो हमने अहम चेंजेस देखी पूरी दुनिया के अंदर, वो ट्रांजिशन मोड ऑफ ऑनलाइन लाइफ का था। वो स्कूल से लेके बैंक से लेके डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ में ये चीज़ें कन्वर्ट होती। लेकिन स्पेसिफिकली स्कूल अगर बात करें, मेरा ये है कि ज़हनी तौर पे जो बहुत छोटे हैं अभी, क्योंकि अभी एडॉप्टेशन वो डायरेक्ट मेथड में थे, वो डिजिटल नेटिव तो थे, लेकिन सब नहीं। वो लोग जिनके घरों में अभी तक इंटरनेट नहीं है, मैं जानती हूँ ऐसे कई घर हैं, और उनके पास डिवाइसेस नहीं है और वो बच्चों को मोबाइल से दूर रख रहे हैं, और मोबाइल से और डिवाइसेस से और गैजेट्स से दूर रखने की जहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिल रही थी, वहाँ पे पेंडेमिक के आते ही हमने इम्पोज कर दिया सब पे कि एवरीबडी, इवन जो वो बच्चा है जो 2 और 3 क्लास में है, उसके पास भी अपना टैबलेट होना चाहिए। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी के प्रॉब्लम्स ऐसे आए जहाँ पे पेरेंट्स भी तैयार नहीं थे। सारे पेरेंट्स जो थे वो क्वालिफाइड नहीं थे, आईटी एक्सपर्ट्स नहीं थे। तो हर घर इंटरनेट एक्सेस पाकिस्तान है, दूर दराज इलाकों के अंदर जहाँ पे लोग पेंडेमिक वापस घरों में गए, हॉस्टल्स में थे जो बच्चे जिनके पेरेंट्स ने भेजा हुआ था बच्चों को बोर्डिंग स्कूल वापस गए, तो उनके पास कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहाँ पे स्कूल्स में भेजा गया है, तो फिर उनके पास बात की गारंटी नहीं है कि क्या उनके पास है या नहीं है, क्योंकि बहुत जो था उसके पास 40,000 के लैपटॉप्स लेने के लिए अभी ज़हनी तौर पे वो तैयार नहीं थे। अभी वो सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए स्कूल्स में भेज रहे थे जहाँ पे कंप्यूटर्स हैं अवेलेबल, लेबॉर्ट्रीज हैं अवेलेबल, डिजिटल लैब्स हैं अवेलेबल, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं आर्ट्स के जहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर फेमिलियर एनवायरनमेंट दिया जा रहा था। तो जब ये स्कूल्स ख़त्म हुए तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ द स्कूल हुए, तो घर में वो इन्वायरमेंट नहीं अवेलेबल, हर घर में अवेलेबल नहीं। बहुत सारे पेरेंट्स ने होम स्कूलिंग तो स्टार्ट कर दी, स्टडी कॉर्नर भी बना दिए होंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या सबने ऐसा किया? क्या सब पेरेंट्स इतने रैशनल और लॉजिकल हैं कि वो अपने बच्चों को वो अटेंशन दें जो टीचर दे रहा था? और अगर होम स्कूलिंग पे है तो वो किस लेवल पे स्टार्ट करें? वो 2 और 3 ग्रेड का बच्चा जो अभी अडॉप्ट नहीं कर सकता, सॉफ्टवेयर के बारे में वो नहीं जानता, ये MS टीम है या जूम है या क्या है, तो वो उसको अडॉप्ट करते हुए टाइम लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट मेथड पे हम आ गए, क्योंकि पेंडेमिक ने इस ट्रांजिशन मोड में हमें ला के इम्पोज कर दी टेक्नोलॉजी। तो उसने हमें हाइब्रिड में भी जाने का टाइम नहीं दिया कि हम ये चीज़ें मिक्स करके कोई सिखाए और किसी को ट्रेनिंग दी जाए और पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग दी जाए कि बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं, ये हमें मौका ही नहीं मिला। तो हम उस फेज़ में चले गए हैं। तो बहुत कम बच्चे हैं जो होम स्कूलिंग में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, उन सॉफ्टवेयर को, बल्कि ऐसे बच्चे भी हैं जो पेरेंट्स को बताते हैं कि ये सॉफ्टवेयर नया आया है। और ऐसे भी
घर हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी ही नहीं है इंटरनेट की, वो केबल्स को, और अगर उनका इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाता और फास्ट नहीं है, उसकी इंटरनेट अनस्टेबिलिटी को मॉनिटर नहीं कर पा रहे, तो जब ऑनलाइन क्लास उनकी स्टार्ट होती है तो वो मसाइल टीचर, पेरेंट्स और बच्चे तीनों देख रहे हैं कि वो चीज़ें रेगुलाइज नहीं हो रही, बिल्कुल। रेगुलेट भी नहीं हो रही। तो अभी हम तैयार तो थे नहीं, हमने हर जगह, अगर टीचर्स ने अगर ट्रेनिंग ली हुई है, अगर वो स्पेसिफाइड फील्ड के अंदर आईटी की फील्ड में है, अगर वो ऑनलाइन मीडिया सीख रहे थे या ऑनलाइन ही सीख रहे थे कंप्यूटर्स के अंदर, तो चले वो तक तैयार थे, वो किसी हद तक बेहतर परफॉर्म कर रहे होंगे। लेकिन वो बच्चे और वो पेरेंट्स जो स्कूल के अंदर के इन्वायरमेंट से ही लॉजिकली अवेयर नहीं है, जब वो पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए आते हैं तो बहुत सारे मसाइल उसमें डिस्कस होते हैं। तो वहां पे आके हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स असेस करने हैं कि अभी के दौर में हमें ऑनलाइन जो एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए थी, क्या जो ग्लोबली सॉफ्टवेयर आ रहे हैं वो पसमानदा इलाकों में एक्सेप्टेबल हैं भी हैं या नहीं, क्या वो जो टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं कि वहाँ पे सिग्नल्स आ भी रहे हैं या नहीं, क्या वहाँ पे वो गैजेट, क्या वहाँ पे वो वर्जन्स इंस्टॉलेशन के, उन सॉफ्टवेयर्स के, उन हार्डवेयर्स के हम यूज़ कर भी सकते हैं या नहीं। तो ऐसी बहुत सारी पेचीदगियां हैं जो हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी कन्वर्ट करने में आते हुए हम एकदम से नहीं उनको चेक कर सकते, उसका कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं निकाल सकते अभी के दौर में। बिल्कुल। उसके ऊपर काम हमें करना चाहिए। और स्पेशली जो आपने रूरल एरियाज की बात की, ये जी वाकई में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट की उस तरह से नेटवर्किंग नहीं है। इवन कि जी ये प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, एक्चुअली ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया में मौजूद है कि जो बड़े बिल्कुल ऐसा ही है। शहर हैं वहां पे तो इंटरनेट मौजूद है, लेकिन वो लोग जिनका ताल्लुक थोड़ा सा रिमोट एरिया से है, इवन कि अगर किसी का घर कोई फार्म हाउस है किसी जगह पे, इवन वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर भी या नॉर्थ अमेरिका के अंदर, वो लोग जिनके फार्म हाउसेस टाइप घर हैं या शहर से थोड़ा सा दूर करके उन्होंने घर बनाए हुए हैं, उनके पास इंटरनेट की वो क्वालिटी नहीं है, उस तरह के सूरत हाल अवेलेबल नहीं है कि जिस तरह से लोग बैठ के आराम से जूम मीटिंग्स या MS टीम्स या कोई भी इस तरह के जो दीगर सॉफ्टवेयर हैं उनको ज्वाइन कर सकें। और यही यही प्रॉब्लम एक और इसके अंदर आती है, वो ये है कि पेरेंट्स जो हैं उनको, जिस तरह हमने होम स्कूलिंग की पहले बात की, होम स्कूलिंग की तरफ हम जो हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, होम स्कूलिंग की तरफ लोग इसलिए जा रहे थे कि उनके पास टाइम नहीं था। अब पेरेंट जो है उसके पास तो टाइम नहीं है, अभी भी नहीं है। वो हम्म बेचारा जो है वो अभी भी, और दुनिया सारी में ऐसा ही है, वो अभी भी उन्हीं मसाइल से दो चार है। लेकिन जब हम ऑनलाइन लर्निंग की बात करते हैं तो वो इतनी सिंप्लीफाइड नहीं है, जैसे आपने कहा तैयारी नहीं की हुई थी हमने, हम्म इतनी सिंप्लीफाइड भी नहीं है कि बच्चा खुद से उसको लर्न कर सके। उसके लिए पेरेंट हम्म को असिस्टेंस देने के लिए उसके साथ बैठना पड़ता है। स्पेशली वो बच्चे बिल्कुल जो ऐसा कि ही है। ग्रेड 3 तक, ग्रेड 4 तक के बच्चे हैं, दे ऑलवेज नीड सम सॉर्ट ऑफ एन असिस्टेंस। तो हम्म ये चीज जो है ये एक बहुत बड़ा मजीद चैलेंज आ रहा है ऑनलाइन लर्निंग का। तो उसके हम्म अलावा लेकिन इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। बेनिफिट्स हम्म ये हैं कि यू कैन हैव एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बेनिफिट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि हम इसको मजीद बेनिफिशियल या मजीद सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, और कौन से मोड्स ऐसे बन सकते हैं कि इवन के अगर वहां पे मेरे पास इंटरनेट स्पीड अच्छी नहीं है तो आई कैन हैव सम अदर मोड्स ऑफ एजुकेशन या मोड ऑफ सोर्सेज कि मैं उसको रिकॉर्ड कर लूं अपने पास या किसी तरह से रिसोर्सफुल बना लूं, एंड देन वी मूव ऑन। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, चैलेंजेस तो हमने अभी पिछले सवाल में डिस्कस किए कि ये चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, और हम टीचर भी फेस कर रहा है, स्टूडेंट भी कर रहे हैं, पेरेंट्स भी कर रहे हैं, और उसमें डिफरेंट चैलेंजेस हैं डिफरेंट तरह के। लेकिन जहाँ तक बात आई बेनिफिट्स क्या है, तो उसको अगर हम देखें तो एक बेनिफिट तो सबसे बड़ा ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई स्टूडेंट को। अगर वो सेल्फ मोटिवेटेड है तो वो अपनी मर्जी से उस लेक्चर को स्किप कर सकता है, फॉरवर्ड कर सकता है, रिवर्स कर सकता है, अगर वो सेल्फ मोटिवेटेड है। क्योंकि ये लाजमी है कि उसको सेल्फ लर्निंग के मोड में लाना पड़ेगा, स्टूडेंट को ये बात समझानी पड़ेगी कि ये अब तुम्हारे हाथ में है, अब ये टीचर की जिम्मेदारी फुली नहीं है। टीचर ने और जो इंस्टीट्यूशन है उसने आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं, उसने आपको एक सिस्टम के तहत वो सारी चीजें प्रोवाइड कर दी हैं, कोर्स और सिलेबस प्रोवाइड कर दिया है। अब
इसका फायदा ये है कि वो 10 दफा उस लेक्चर को सुने, वो रिकॉर्डेड है, उसे रिवर्स करे, उसे फॉरवर्ड करे, उसके अंदर नए टूल्स और मॉड्यूल्स लगा के उसको अपने टाइम लाइन के हिसाब से वो चेक करे। एक सबसे अभी अभी रिसेंटली रिसर्च जो हुई है उसके मुताबिक 40 to 60% जो टाइम ड्यूरेशन है वो फास्ट हो गया ऑनलाइन लर्निंग से। कैसे? सिर्फ इस वजह से कि जो चीज मैंने नहीं सुननी, जो ऑलरेडी मुझे पता है, मैं उसे फॉरवर्ड कर लूंगी। एग्जैक्टली। सेल्फ लर्निंग में मेरे पास बिल्कुल। लेक्चर आ गया, मेरे इंस्टीट्यूशन ने मेरे टीचर के लेक्चर मुझे प्रोवाइड कर दिए हैं सीडी पे, लेकिन क्योंकि ये चीजें मैं पढ़ चुकी हूँ, जब अब तो वो साथ बैठ के चलना पड़ता है। तो एक डेटा के मुताबिक, एक सर्वे एक ऑनलाइन 60 to 40% टाइम स्पैन को रिड्यूस कर गया, यानी फास्ट लर्निंग के मोड में आ गई। तो बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा फायदा ये हुआ कि 25 to 60% जो बच्चे हैं ग्रेड 8 तक के, उन्होंने एज कंपेयर टू लाइव क्लासेस ज्यादा लर्निंग की है बिकॉज अच्छा। ऑफ diverse मॉड्यूल्स, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट जो कि वो डेवलप करता है। वो एक कैनवस दे देता है बड़ी लाइब्रेरीज को एक्सप्लोर करने का। तो वो सेल्फ मोटिवेटेड है, वो सॉफ्टवेयर दे देता है, वो ई लर्निंग, ई डिजिटल लाइब्रेरीज का एक्सेस दे देता है, वो आपको इन्फॉर्म करता है कि अगर यहाँ से नहीं आप सेटिस्फाइड तो दूसरे मॉड्यूल से पढ़ लें। तो एज कंपेयर टू क्लास लर्निंग, जहाँ पे आप एग्जाम्पल को सिर्फ क्लास की हद तक महदूद रखते हैं, तो ऑनलाइन लर्निंग ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर मल्टीपल प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कर लें। तो 25 to 40% ज्यादा रेशो इंक्रीज हुआ लर्निंग के एस्पेक्ट से। तो ये एक बेनिफिशियल है। दूसरा बेनिफिशियल ये है कि कॉस्ट और टाइम और डिस्टेंस का जो आपने कंप्रेस कर लिया है, कि स्कूल में जाने का, ट्रैफिक जैम से गुजर के जाने का, गर्मी सर्दी बर्दाश्त करने का, वो सारा बजट, वो सारा फासला, वो सारा टाइम, वो सारा कट टू साइज करके आपने ऑनलाइन पे कंज्यूम अगर करना है, तो वो एक फास्ट लर्निंग है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि आप चीज़ों को जनरेट कर रहे हैं, यानी असिस्टेंस आपको कंप्यूटर खुद दे रहा है। कहीं पे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर अगर कोई चीज़ सुनी है या लिख रहे हैं, आप सुन के लिख रहे हैं, तो उसके स्पेल मिस्टेक्स चेक हो जाते हैं। वो आपको असिस्टेंस देता है कंप्यूटर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कोई भी प्लेटफॉर्म, टीचर को भी, स्टूडेंट को भी और पेरेंट को भी वो सेल्फ असिस्टेंस दे रहा है, जो कि शायद रियल लाइफ में हम नहीं कर पाते या सिर्फ डिजिटल लैब में पढ़ाने वाले कोर्सेज में हम कर रहे थे। तो बेनिफिशियल तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, और ये हम पिछले 10 और 15 साल से हम इसको अडॉप्ट करने, हम स्कूलों में इसीलिए सिखा रहे थे कि अगला आने वाला दौर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करेगा। तो अगर हम ट्रांजिशन मोड में आ गए हैं और उसको हम जल्दी अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इसको या तो हाइब्रिड जाके देखना पड़ेगा आगे फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशंस के लिए, लेकिन अगर हम डायरेक्टली देख रहे हैं तो उसके बहुत बड़े लेवल तक बेनिफिट्स हैं, इवन कॉस्ट के हवाले से भी, कि आप इंटरनेट की फैसिलिटीज अगर आपके पास हैं तो आपके बहुत सारे कॉस्ट दूसरे बच रहे हैं, जैसे वैन पे जाना, गाड़ी पे जाना, फ्यूल कॉस्ट बच रहा है, 7 to 8,000 वहां से बच रहा है, टाइम बच रहा है। आपने ऑनलाइन सोर्सेज को आपने डायरेक्ट अप्रोच कर लिया, अपॉइंटमेंट डायरेक्ट ले रही है, तो वो ढेर सारे जो आपकी जगह जगह जाने के कॉस्ट थी वो भी आपकी बच रही है। वो एक ही जगह से आपकी इंटरनेट फीस से निकल रही है, या आपने जो गैजेट लिया हुआ है वहां भी यूटिलाइज हो रही है, और वो चीजें आपकी अपनी ओन, आप उसके खुद मालिक हैं, तो वो आपका एसेट बनता जा रहा है। तो ये इसका फायदा तो है। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे आपने एक बात की थी कि असिस्टेंस, कंप्यूटर्स असिस्टेंस देते हैं। जिस तरह मैं कुछ अर्सा पहले एक रिसर्च पढ़ रहा था कि गूगल मैप्स जो लोग देखते हैं या गूगल मैप्स के जरिए से जो लोग रास्ता ढूंढते हैं, वो बेसिकली क्योंकि उसके ऊपर फुली डिपेंडेंट होते हैं। अभी आपने नोट किया होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको रास्ता मालूम होता है, लेकिन स्टिल उन्होंने अपने सामने गूगल मैप ऑन किया हुआ था। बाजू का आई एम ऑल्सो गिल्टी ऑफ इट। मैंने इस रिसर्च के बाद कोशिश की कि ना करूं। लेकिन जब आप किसी चीज पे डिपेंडेंट होना शुरू कर देते हैं, तो आप अपना जो ब्रेन है या दिमाग है उसका इस्तेमाल कम कर देते हैं। तो जिस तरह से हमें ये असिस्टेंस मिलती है, और ये जो रिसर्च थी बेसिकली वो ये थी कि ऐसे लोगों में जो कि डिपेंडेंट हैं डिजिटल एड्स के ऊपर,
वो उनको अल्जाइमर्स का प्रॉब्लम जो है वो अर्ली एज में शुरू हो जाता है, वो जल्दी भूलना शुरू कर देता है। और अगर हम लोग अभी नोट करें तो हम में से अक्सरियत जो है वो बेसिकली स्पेलिंग्स को याद करने के बजाय राइट क्लिक करके उसके सजेशंस देखने की कोशिश करती है। तो एक या और हम लोग जब स्कूल्स में थे या कॉलेजेस में थे तो हमें पुश किया जाता था कि आपने स्पेलिंग्स को याद करना है। तो वो जो दिमाग का इस्तेमाल है वो बेसिकली कंप्यूटर पे डिपेंडेंट होता जा रहा है। तो वो आप उसके बारे में आपका कुछ जरा ख्यालात का इजहार कीजिए प्लीज। अच्छा, मैंने वर्ड यूज किया असिस्टेंस का। असिस्टेंट यानी जहाँ पे आपकी अप्रोच नहीं काम करी, जहाँ पे आपने कि मैं इस काबिल नहीं, जैसे हम बात कर रहे थे कि कुछ पेरेंट्स जो हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो क्या कर रहे हैं, कर रही हूँ कि असिस्टेंस को सेल्फ असिस्टेंस ले लें। रिलायबिलिटी की मैं बात नहीं कर रही, कि जहाँ पे आप रिलाई करना शुरू कर देंगे फुली, तो वहां पे आप साइकोलॉजिकली अपने आप को इफेक्ट करेंगे, अपने आप को फिजिक करेंगे। जैसे आपने भी निशानदेही की जिन अमराज की, वो एक तवील रिस्क, और ये एक अलग सब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम होना चाहिए कि क्या इसके मसाइल हैं जो फुली रिलाई करते हैं और उसके फिर क्या कैसे असरअंदाज होता है। तो रिलायबिलिटी इज अ डिफरेंट थिंग एंड असिस्टेंस इज अ डिफरेंट थिंग। तो मेरे ख्याल से कोई भी डिवाइस आती है या कोई भी चीज आती है दुनिया में, टेक्नोलॉजी आती है, डेवलपमेंट आती है, कार आती है, एसी आता है, कोई भी चीज आती है, उसको बैलेंस वे से अगर यूज ना किया जाए तो वो नुकसानदेह होती है। हर चीज को, इवन खुराक को भी एक मिकदार के तहत इस्तेमाल किया जाए तो वो फायदेमंद होती है। ऐसा हरगिज नहीं है कि आप 100% रिलायबिलिटी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ले आए, आप 24 आवर डिजिटल लाइफ स्टार्ट कर दें, आप जो है वो हर चीज की रिलायबिलिटी, ये पॉसिबल नुकसानात भी होंगे अगर हुआ तो, और हैं भी हैं। बच्चों की बहुत जल्दी आई साइट खराब हो रही है, असिस्टेंट्स की तरफ आ रहे हैं, वो उन्हीं लोगों के हैं जो कि क्रिएटिविटी नहीं आ रहे। और ऐसे भी देखा जैसे जिन्होंने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर किए और इजाद भी किए, तो वो थे। सो इंटेलेक्चुअल और इलेक्ट करना या इंटेलेक्टिव एबिलिटी होना एक बिल्कुल डिफरेंट बात है, और रिलायबल करना कंप्यूटर के ऊपर और एक डमी करेक्टर बन जाना उस टेस्ट को पास करने के लिए, उस एक्सरसाइज को, उस ड्रिल को, उस असाइनमेंट को करने के लिए, वो तो फिर आपकी सेल्फ ऑनेस्टी के ऊपर डिपेंड करता है, पेरेंट्स की भी और स्टूडेंट की भी अपनी। मैं ऑनलाइन पढ़ा रही होती हूँ तो मैं बहुत सारी असाइनमेंट्स ऐसी रिसीव कर रही होती हूँ जिसमें प्लेजरिज्म है। मुझे ऐसी असाइनमेंट नहीं, एज अ टीचर मुझे ऐसी असाइनमेंट से सेटिस्फेक्शन नहीं है कि ठीक है कंप्यूटर आपको फराहम है, इंटरनेट ने क्राउड सोर्सिंग और डाटा दे दिया आपको, लेकिन उसका ये हरगिज मतलब नहीं है, मतलब आप रिलाई कर रहे हैं, आप अपने दिमाग नहीं कर रहे हैं। तो जो नॉलेज ग्रैस्प करना, उसको अडॉप्ट करना और उसको जनरेट करना है, दैट इज समथिंग एल्स। कंटिन्यूटी करने के लिए लाइफ के अंदर, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए, अपने मसाइल को हल करने के लिए अगर आप कंप्यूटर असिस्टेंस ले रहे हैं तो उसमें फुली रिलायबिलिटी के बजाय हम उस छोटी सी असिस्टेंस को लर्न करके, उसका क्यू लेके उसको आगे चलें और उस चीज को अडॉप्ट करें, तो मेरे ख्याल से वो तरीकाकार बेहतर है और वो बेनिफिशियल भी है। बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं एक्चुअली, ये बहुत थिन लाइन थी, मैं इसलिए चाह रहा था इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर दिया जाए, ताकि इसको बेसिकली, क्योंकि इसके जहां फायदे बहुत ज्यादा मौजूद हैं उस तरह इसके नुकसान जी, भी मौजूद हैं। जी जी जी। इसको अगर एक लाइन में एक्सप्लेन किया जाए तो उसमें मैं यही कहूंगी कि हर चीज का बैलेंस होता है, तो वो बैलेंस जो है वो इंसान खुद रखता है कि कैसे उसको बैलेंस उसको रख के बरकरार रहना चीजों चाहिए। को इस्तेमाल करना है, वो कोई भी चीज हो सकती है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब हम जंप ओवर करते हैं लास्ट पार्ट के ऊपर प्रोग्राम के, वो है टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। तो उसके लिए इस वक्त पाकिस्तान में किस तरह के वो चैलेंजेस हैं, जिस तरह हमने इंटरनेट स्पीड्स की बात की, ये एक चैलेंज है। बहुत सी जगहों पे स्टिल हमारा वो पुराना ADSL या वो स्लो डायल अप टाइप कनेक्शंस हैं, वो स्टिल वैसे ही अवेलेबल हैं। तो उसके अलावा और क्या क्या ऐसे चैलेंजेस हैं हमारे पास जो कि हम एड्रेस कर सकते हैं पब्लिक लेवल के ऊपर, मे बी NGO लेवल्स के ऊपर, और हो सकता है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर।
तो उसके बारे में आपका क्या मशाहिदा है ओवरऑल? ओवरऑल अभी 6 मंथ के अंदर जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है पाकिस्तान में, स्पेसिफिकली अंदरूनी शहर के जो लोग हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, जहाँ पे एक घर में 13-13 लोग हैं, 12-12 लोग हैं, ऊपर नीचे डबल ट्रिपल स्टोरीज हैं, वो लोग एक हब के साथ कनेक्टेड हैं इंटरनेट डिवाइसेस के। वहाँ पे डाउनलोडिंग, अपलोडिंग और कनेक्टिविटी के मसाइल ज़्यादा हैं। फिर कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, वहाँ पे सिग्नल्स नहीं आ रहे। और सिग्नल्स क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनके जो छोटे छोटे मोहल्लों के अंदर इंटरनेट सर्विसेज वाले छोटे छोटे नेट कैफे हैं, वो जो कनेक्शन दे रहे हैं 500 का, 600 का या 1000 का, बिकॉज इकोनॉमिकली लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। हर 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 बंदा पीटीसीएल या बहुत अच्छा डायल-अप कनेक्शन अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो वहाँ पे इंटरनेट के और टेक्नोलॉजी के मसाइल ज़्यादा हैं। अभी इस मामले में कोई सर्वे नहीं हुई पाकिस्तान के अंदर, लेकिन मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि वो लोग जो अंदरूनी शहर में रह रहे हैं या वो लोग जो पसमानदा इलाकों में रह रहे हैं, वहाँ पे एक्सेस ऑफ इंटरनेट के मसाइल ज़्यादा हैं। डिवाइसेस का पुराना, क्योंकि वो लोग ऐसे लोग हैं जो पुरानी डिवाइसेस को, सेकंड हैंड डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। सबके पास आईफोन नहीं है, सबके पास एप्पल के लैपटॉप्स नहीं है। और जिस क्लास की बात इस्लामाबाद और जो एलीट क्लास है, वहाँ पे तो कोई भी प्रॉब्लम डिजिटल ऐसा नहीं है, और उनके डिजिटल असिस्टेंट्स भी हैं। वो किसी भी आईटी एक्सपर्ट को किसी भी टाइम बुला सकते हैं, वो किसी भी चीज़ को कनेक्ट करने के अंदर उससे उसकी असिस्टेंस ले सकते हैं। तो वहाँ पे जहाँ पे पॉपुलेशन ऐसी है, क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास ऐसी है जहाँ पे ये टेक्नोलॉजी के, नेट एक्सेस के प्रॉब्लम्स के साथ साथ उनको यूज करने के प्रॉब्लम्स और उनको उन सारी स्पेसिफिकेशन गैजेट्स के समझने के भी प्रॉब्लम्स है कि इसकी सेटिंग जाके ये मसला हो जाता है, और वो एक एक्सपर्ट को बुलाते हैं जो कि उनसे फी चार्ज करता है। फ्यूजन्स हैं इस हवाले से देखने में आ रही हैं, और इसके ऊपर अभी तक कोई स्टडी फॉर्मली नहीं हुई, जो कि होनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में इसके लिए कोई पॉलिसी तैयार की जाए। फ्यूचर में जैसे हम गैस फराहम करते हैं, जैसे हम बिजली फराहम करते हैं, कोई ऐसा इंटरनेट एक्सेस का कोई सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे स्पीड इंटरनेट की रेगुलेट हो कॉम्प्रोमाइज ना हो। सके, इक्वलाइज हो सके। जी, हमारी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, उसमें भी जो हम गिर रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाते हुए, मुझे तो बहुत बता रहे हैं कि अगर एक स्टूडेंट का इंटरनेट डिस्कनेक्ट का तो वो क्लास से पीछे रह जाएगा, तो वो डिस्कशन फिर उसे दोबारा सुननी पड़ेगी। और वो इस बात गारंटी नहीं है कि जब वो दोबारा सुन रहा है तो वो किस अटेंशन से, स्टूडेंट के ऊपर भी, पेरेंट के एंड के ऊपर भी, स्टूडेंट के अपने एंड के ऊपर, फिर एक जो एनवायरनमेंट बनता है क्लास के अंदर, चाहे वो ऑनलाइन क्लास के अंदर ही क्यों ना हो, उसको आप उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, उसका कोई नेबल बदल नहीं है। जो लाइफ एक वे से, जिस पेस से चल रही है, उसका तो कोई नेबल है ही नहीं। तो वो अगर इंटरनेट एक्सेस से बैरियर में आ रहा है, तो वो जो चीज रह गई सो रह गई। वो स्टूडेंट को सफर कर, वो स्टूडेंट फी तो उनको वो सफर ऑनलाइन बिल्कुल मसाइल आएंगे और आ रहे हैं। सही। अच्छा, इसके अंदर हम अपना आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब वो ये है कि जैसे जैसे हम इस तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तमाम किस्म के प्रोग्राम्स, और हम माजी में देखते रहे हैं कि हमारे जिस तरह मीडिया जी। के ऊपर अक्सर कुछ वीडियोस लीक हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल, यानी आपस की गपशप लीक हो जाती है, समथिंग लाइक दैट। तो हम्म रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोग्राम्स जो हैं, इनके लिए क्या हम्म एथिकल चीजें, कोई लॉज मौजूद हैं? स्पेशली जब हम छोटे बच्चों की बात करते हैं या इवन के यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात करते हैं, जेनेरिक क्वेश्चन है। तो कई चीजें ऐसी हो रही होती हैं क्लासरूम में जो कि अगर ऑनलाइन या हो जाती हैं अनइंटेंशनली, कि अगर वो ऑनलाइन ना जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो स्पेशली जब प्रोग्राम लाइव जा रहा होता है या आपका जो सेशन है वो लाइव जा रहा होता है, जिस तरह हम देख रहे हैं कि जूम का पिछले दिनों एक बहुत बड़ा डाटा हैक हुआ था, तो इस तरह के क्या रेगुलेशंस हैं, क्या रूल्स हम्म हैं कि उनके लिए रिव्यू और एडिटिंग जरूरी है बिफोर दे गो ऑनलाइन अगेन, या इस तरह का क्या कोई लॉज मौजूद है या होने चाहिए?
होने चाहिए लॉज। अभी फॉर्मली तो मैं नहीं समझती कि कोई भी लॉ है इस हवाले से, क्योंकि अभी तो हम ट्रांजिशन मोड में हैं। लेकिन ओवरऑल जनरली जो साइबर क्राइम के लॉ हैं, जो सिक्योरिटी चैलेंजेस के हैं, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए। और उन्हीं को ही बेस बना के एकेडमिक्स के अंदर इंस्टीट्यूशन भी फिलहाल अपनी अपनी पॉलिसीज के थ्रू, टीचर के थ्रू, क्योंकि 200 स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ और मैं इसको फॉलो कर रही हूँ, बेसिकली मैं उन 200 स्टूडेंट्स को भी बाउंड कर सकती हूँ उसमें। अच्छा, जहाँ तक बात आ रही है कि एथिकल इश्यूज हैं कि कोई लीक रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं के इश्यूज आ सकते हैं कि चाहते हैं कि वीडियोस उनकी वायरल जाएं या वीडियोस उनकी लीक हों या वीडियोस, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको क्लोज्ड ग्रुप डिस्कशन भी लाया जाए अंदर, वो रिकॉर्ड करेंगे तो वहां से लीक हो सकता है। लेकिन वो फिर साइबर क्राइम के सेल पे जाके उसकी एवेल्युएशन हो सकती है, वो बहुत एक बड़ा लेवल है। अब इसमें मॉरल और एथिकल वैल्यूज भी आ जाती हैं कि जिस तरह हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी गुजारते हैं और हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, देखो चोरी करना बुरी बात है, किसी की बात करना बुरी बात है, किसी की नकल उतारना बुरी बात है। तो हम ऑनलाइन लाइफ में आते हुए भी ये चीजें समझाएंगे अपने बच्चों को, अपनी नेशन को, अपने यूथ को, अपने लोगों को। देखें, ये टीम है जो जॉब कर रही है और उनकी जॉब का हिस्सा है उनका ऑनलाइन आना, उनका क्लोज ग्रुप में। मोस्टली अभी तो बहुत सारे लोग लेक्चर दे रहे हैं, यानी सिर्फ आवाज आ रही है और वो लाइव चल रहा है, क्योंकि उनको कंसर्न है अपने इन इश्यूज के। मैं बहुत सारे ऐसे टीचर्स के साथ राब्ते में हूँ, इसके हवाले से कंसर्न है, क्योंकि टीचिंग अडॉप्ट ही इसलिए की जा रही थी कि वो लोग जो मीडिया में नहीं आना चाहते, टीवी में नहीं आना चाहते, जो पर्दा रखना चाहते हैं, तो टीचिंग इज लाइक दैट, एक प्रोफेशन है जहाँ पे खवातीन को इज्जत दी जाती थी। तो अब अगर फिर ये मसाइल आ जाएंगे, सिक्योरिटी के मसाइल आ जाएंगे, फैमिलीज इश्यूज आ जाएंगे, कुछ लोग नहीं चाहेंगे कि उनकी खवातीन जो है उनकी वीडियोस आए, तो वहां पे कोई ऐसा हमें निकालना पड़ेगा, कोई ऐसी पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ेगी जो कि इंस्टीट्यूशन से लेके गवर्नमेंट तक उसकी इंश्योरेंस दे। आया बिल्कुल। क्या इंश्योरेंस है, क्या मैं यूज साइबर इंश्योरेंस, तो इसके हमें सोचने पड़ेंगे, हमें इसकी पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ेगी और इसका जो इनिशिएटिव है वो इदारे लेंगे। तो उन इदारों के साथ हम मुंसलिक हैं, स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी, और लोग वहां से डाटा मॉरली लीक नहीं होना चाहिए, वहां से मीम्स नहीं बनने चाहिए, से ऐसी चीजें नहीं शुरू होनी चाहिए जो एक नॉन सीरियस सा माहौल बना दें और एक नया तमीजी जो है वो हो जाए जिसे कोई भी रोक ना सके, और एक नए बिल्कुल। हम मसले सॉल्व हो जाए और नए फ्लिट में आ जाए, वो रोकते रोकते हम आ जाए। थैंक यू सो मच पनीन। अगेन हमारे पास अगेन टाइम का खासा कंस्ट्रेंट है, हमने उसको भी थोड़ा सा मैनेज करना होता है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और इंशाल्लाह ताला इससे जो अगला सेशन है, अगला प्रोग्राम है, उसके अंदर हम जो आपके पास आएंगे, वो हम ओवरऑल इन दोनों प्रोग्राम्स के जो निचोड़ है हम ओवरऑल उस पर डिस्कस करेंगे। और उसके अंदर बेसिकली हम ये बात करेंगे, क्योंकि आगे और कुछ इम्प्लीमेंटेशंस नहीं होने जा रही हैं गवर्नमेंट लेवल्स के ऊपर और वजारत तालीम की तरफ से भी, तो हम उसको भी इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि उनके क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और किस तरह से आ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात जी होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।